हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बेंथम के न्याय व्यवस्था के विषय में दिए गए सुझावों के संबंध में। आप जान चुके हैं कि बेंथम एक विधि शास्त्री थे, कानून के ज्ञाता थे और कानून का अध्ययन करते समय जब उन्होंने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया तो ये पाया कि जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था उस समय प्रचलित थी उसमें बहुत सारे दोष मौजूद थे, बहुत सारी कमियां थीं। क्या कमियां थीं? कि न्याय की जो प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल थी, बहुत अनिश्चित थी और उसमें भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था। इतनी कठिन कानूनी प्रक्रिया थी कि आम जनता को न्याय प्राप्त करना, न्यायालय तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। दूसरी बात ये थी कि न्याय व्यवस्था बहुत खर्चीली भी थी, क्योंकि न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वकील रखना पड़ता था। वकील की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि कानून की जो भाषा थी वो बहुत कठिन थी, जिसे वकील और न्यायाधीश ही समझ सकते थे। आम आदमी की समझ से वो परे थी और ये जो वकील थे वो बहुत ज्यादा फीस की, शुल्क की डिमांड करते थे। तो सब मिलाकर न्याय प्राप्त करना एक बहुत समय साध्य, व्यय साध्य कार्य था और उसमें भी भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त था। तो इस भ्रष्टाचारी न्याय व्यवस्था, खर्चीली न्याय व्यवस्था, समय की बर्बादी करने वाली न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए बेंथम ने सुझाव दिए भिन्न भिन्न रूपों में। बेंथम ने क्या ऑब्जर्व किया ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था का अध्ययन करते समय कि ब्रिटेन जैसे देश में न्याय बेचा जाता है। बहुत खर्चीली न्याय व्यवस्था थी और ये बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति इसका मूल्य नहीं चुका सकता वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में ही ये बात नहीं कही जाती कि न्याय बहुत खर्चीली चीज है, न्याय तक पहुंच आम आदमी की नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन जैसे विकसित देश के विषय में भी उस समय सच थी। यानी वहां भी आम जनता को न्याय सुलभ नहीं था, सर्व सुलभ न्याय की व्यवस्था नहीं थी। तो न्याय व्यवस्था के जो दो आधार स्तंभ हैं, न्यायाधीश और वकील, इन दोनों में कमियों को महसूस किया, इन दोनों की आलोचना की बेंथम ने और उसने न्यायविदों को न्यायाधीश न कहकर न्याय के व्यवसायी कहा कि ये न्याय का व्यवसाय करते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं न्याय प्रदान करने के नाम पर। तो एक व्यवसाय बना लिया है उन्होंने न्याय के कार्य को। और जो वकील हैं, ये वकील भी कैसे हैं? इन्हें सत्य और असत्य में भेद करना नहीं आता, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में निष्णात हैं, कुशल हैं। वकील ये अदूरदर्शी हैं, दूर का नहीं देख पाते, जिद्दी भी हैं, जिस बात पर अड़ जाते हैं उसी पर टिके रहते हैं, उसके सही गलत या अन्य पक्षों पर विचार करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। और किस कार्य से सार्वजनिक कल्याण होगा, किस निर्णय से सार्वजनिक कल्याण होगा, इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। और ये केवल अपना स्वार्थ देखते हैं या फिर ब्रिटिश शासन व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके इशारों पर चलने वाले ये लोग होते हैं। यानी निष्पक्ष
न्याय प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता। ये जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी पैरवी करते हैं, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर, भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर, अदूरदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। इसलिए बेंथम ने इस स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिया और न्यायाधीशों की जो मनमानी प्रवृत्ति है, उनकी जो निरंकुशता है, न्याय व्यवस्था पर एकाधिकार है, उनके अंदर जो उत्तरदायित्व का भाव नहीं है आम जनता के प्रति, उस उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए बेंथम ने सुझाव दिया और कैसे न्याय व्यवस्था को कम खर्चीला बनाया जा सके, इसके विषय में भी उसने अपने सुझाव दिए। और उसके इन सुझावों के आधार पर ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में कई सारे मौलिक सुधार भी किए गए और स्वस्थ दिशा में इसका विकास हुआ। तो न्याय व्यवस्था में क्या सुधार के सुझाव उसके द्वारा दिए गए? सबसे पहले तो वो दंड व्यवस्था में सुधार के सुझाव देता है, क्योंकि उसके समय जो दंड व्यवस्था प्रचलित थी, कानून को तोड़ने पर जो दंड दिया जाता था न्यायाधीशों के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा, वो बहुत कठोर होता था और बहुत अमानवीय भी था। कैसे अमानवीय था कि छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी। किसी व्यक्ति ने अगर छोटी-मोटी चोरी भी कर ली, तो उसके लिए भी प्राण दंड जैसा कठोर दंड था। बेंथम ने दंड व्यवस्था की इस कठोरता का विरोध किया और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दंड व्यवस्था पर विचार करते हुए ये माना कि दंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी में सुधार होने के बजाय वो और पक्का अपराधी बन जाए, वो समाज के प्रति विद्रोही रुख अपना ले, बल्कि दंड इस रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति में सुधार हो सके, वो भविष्य में और कोई अपराध करने की तरफ प्रेरित ना हो और वो भी समाज का एक उपयोगी सदस्य फिर से बन सके। अपराध कई बार परिस्थितियों के वशीभूत होकर व्यक्ति कर बैठता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अपराधी नहीं होती। ऐसे में अगर उस अपराधी को बहुत ज्यादा कठोर दंड दे दिया जाएगा, तो उसके सुधार की संभावना जाती रहेगी और उसे लगेगा कि एक बार अपराधी का ठप्पा उस पर लग गया और उसे इतना कठोर दंड मिल रहा है, तो वो व्यवस्था के प्रति एक तरह का प्रतिशोध का भाव उसके अंदर पनप जाएगा और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपराध करने को उतारू हो जाएगा। तो बेंथम ये स्थिति नहीं चाहता और कहता है कि ऐसी स्थिति से, यानी दंड की ऐसी व्यवस्था होने से न तो अपराधी का भला होगा और न ही समग्र रूप में समाज का भला होगा, क्योंकि समाज भी ऐसी दंड व्यवस्था के कारण स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं होगा। वो डर डर कर कोई भी स्टेप उठाएगा, कोई भी कार्य करेगा, क्योंकि उसे भय रहेगा कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ा दंड उसे मिल जाएगा। तो खुलकर एक ओपन सोसाइटी का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए बेंथम ने सुझाव दिया कि दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधी की प्रवृत्ति में भी सुधार हो और इसके लिए जरूरी है कि दंड की जो मात्रा हो वो अपराध की मात्रा और अपराध की गंभीरता के अनुपात में हो। साथ ही समाज के अन्य लोगों को सबक मिल सके कि अगर उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया तो वो भी ऐसे ही दंड के भागी होंगे। तो इस तरह से समाज को सीख मिल सके और अपराधी की प्रवृत्ति में सुधार हो सके, दंड व्यवस्था इस रूप की निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए बेंथम कहता है कि निष्पक्ष और सुधारात्मक दंड की व्यवस्था तभी की जा सकती है
जब अपराध पर विचार करते समय, दंड का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। कौन सी बातें? बेंथम ये कहता है कि सबसे पहले तो उस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए जिस परिस्थिति में अपराधी ने कोई अपराध किया है। वो परिस्थिति क्या है? यही निश्चित करती है कि वो अपराधी जन्मजात अपराधी है या परिस्थितिवश अनायास ही उससे अपराध हो गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पर वार करता है, तो इसका मतलब है कि वो जन्मजात अपराधी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति अपराध की नहीं है, बल्कि परिस्थितियों ने उसे विवश किया वो कदम उठाने के लिए। तो ऐसे अपराधी के साथ दंड का निर्धारण न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए ताकि आगे वो अपराध की प्रवृत्तियों से बच सके, क्योंकि वो जन्मजात अपराधी नहीं है बल्कि परिस्थितिवश अपराधी बना है। या कोई भूखा व्यक्ति सपोज कीजिए किसी दुकान से कुछ खाने की चीज की चोरी कर लेता है, तो यहां भी उसकी परिस्थितियों ने उसे प्रेरित किया चोरी का अपराध करने के लिए। अगर उसका पेट भरा होता या कहीं से कुछ खाने को मिल गया होता तो वो चोरी जैसा अपराध नहीं करता। तो न्यायाधीशों को दंड का निर्धारण करते समय, अपराधी के अपराध पर विचार करते समय इन परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरी, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध करते समय अपराधी का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपराध किया। यहां भी परिस्थितियों की बात ही आती है कि अगर कोई अपराधी किसी नेक काम को करने के लिए अपराध करता है, तो वहां पर उसका उद्देश्य जन सेवा है, समाज कल्याण है। कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा कि मैं सही काम को गलत तरीके से करने का आदी हूं। इसका मतलब है कि कोई अपराधी ऐसा हो सकता है जिसका मन दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हुआ हो, किसी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से वो अपराध कर बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या अपराधी का उद्देश्य निजी स्वार्थ की पूर्ति करना था, अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था, आतंक का भय पैदा करना था, लोगों से प्रतिशोध लेना था, या किसी मानवीय कार्य को करने के लिए उसने अपराध का सहारा लिया। किसी समाज हितकारी कार्य को करने के लिए, किसी को मदद पहुंचाने के लिए उसने अपराध का सहारा लिया। इस उद्देश्य पर विचार करके ही दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। तीसरे, जो अपराध किया गया है उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी विचार करना चाहिए न्यायाधीश को। वो प्रकृति गंभीर है या साधारण है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई साधारण सा अपराध किया है, कोई छोटी मोटी चीज कहीं से चुरा ली है या झूठ बोला है या किसी के साथ छोटा मोटा धोखा किया है, तो ऐसे साधारण अपराध के लिए गंभीर दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। गंभीर दंड केवल गंभीर अपराधों के लिए ही दिए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ी लूट को अंजाम देता है या मर्डर करता है, तो ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं और ऐसे अपराधियों को गंभीर दंड देना न्यायोचित होता है। तो इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि दंड हमेशा अपराध के अनुपात में हो, और इस पर भी विचार करना चाहिए कि अपराधी के कृत्य से, अपराधी के अपराध से कैसे किसी व्यक्ति को हानि पहुंची है।
इन बातों पर विचार करके ही दंड व्यवस्था का निर्धारण करना चाहिए और दंड देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंड की मात्रा अपराध के अनुपात में ही हो। साधारण अपराध के लिए साधारण दंड और गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रिटेन में क्या हो रहा था? मामूली से अपराध के लिए मृत्युदंड जैसा गंभीर दंड दिया जा रहा था। इसको न्यायोचित नहीं माना बेंथम ने कि मृत्युदंड दे देने से अपराधी के साथ न्याय नहीं होता। इसलिए दंड हमेशा अपराध के अनुपात में होना चाहिए। और आजकल जो न्याय व्यवस्था विभिन्न देशों में प्रचलित है, उसके अंदर ये माना जाता है कि जो अपराधी व्यक्ति है वो भी व्यक्ति है चूंकि, और व्यक्ति होने के नाते उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं। उन अधिकारों का सम्मान राज्य व्यवस्था को, व्यवस्था के धारकों को, न्यायाधीशों को करना चाहिए। एक अपराधी का मौलिक अधिकार क्या है कि उसे बिना किसी कारण के, बिना कारण बताए दंडित न किया जाए। उसने कौन सा गुनाह किया है ये जरूर बताया जाए और वास्तव में उसने अपराध किया है या नहीं किया है इसको सिद्ध करने के लिए उसे भी अपने पक्ष में अपना पक्ष रखने की छूट दी जाए, अपनी सफाई पेश करने की छूट दी जाए। एक तरफा दंड की व्यवस्था करना अमानवीय होता है। तो इस तरह से बहुत से देशों में अपराधियों का भी मौलिक अधिकार स्वीकार किया जाता है। दंड व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को अधिक न्यायोचित और मानवोचित बनाने के लिए। इसके साथ साथ बेंथम ये भी कहता है कि एक जैसे अपराध के लिए एक जैसे दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी दंड की व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। दंड देते समय अपराधी के पद और परिस्थिति का ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध घराने का है, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पद बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे छूट नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसको भी कानून का उल्लंघन करने पर समान रूप से दंड दिया जाना चाहिए, जितना कि एक गरीब को दंड दिया जाता है। जितना सामाजिक परिस्थिति विहीन या सामाजिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है उसको दंड दिया जाता है, उतना ही दंड अच्छी सामाजिक स्थिति वाले को भी दिया जाना चाहिए। और ये सुझाव ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ के अनुरूप है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो एक साधारण चौकीदार हो या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति। कानून की नजरों में वो व्यक्ति हैं, वो अपराधी हैं अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग अलग दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और दंड का उद्देश्य अपराधी और समाज दोनों का सुधार होना चाहिए। अपराधी को मिलने वाले दंड से समाज को सीख मिलनी चाहिए एक तरफ कि कानून का उल्लंघन कैसे दंडनीय होता है, साथ ही अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे उसकी अपराधी प्रवृत्ति में सुधार हो और वो फिर से अपने आप को समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में पेश कर सके। समाज में रहते हुए वो एक उपयोगी जीवन, सार्थक जीवन जी सके। इसके साथ बेंथम ये भी सजेस्ट करता है कि दंड के माध्यम से जिस व्यक्ति को क्षति हुई है, हानि हुई है अपराध के कारण, किसी की चोरी हुई है, किसी के घर में डकैती पड़ी है,
या जन की हानि हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप देखते हैं क्षतिपूर्ति का ये कंसेप्ट अर्थदंड के रूप में दुनिया के विभिन्न देशों की न्याय व्यवस्थाओं में प्रचलित है। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे कि अगर किसी सरकारी पदाधिकारी के किसी कृत्य से निर्दोष आम जनता को कोई हानि पहुंचती है, अभी आपने देखा कि कैसे एक श्मशान घाट की बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे दबकर लोग मर गए, तो वहां पर अपराधी कौन है? उस घाट को बनाने वाले कार्मिक, ठेकेदार, इंजीनियर और जिनके आदेश से वो बनाया गया भवन, वो सब अपराधी हैं। इसलिए उनके मुआवजे की व्यवस्था की जाती है, किनके? जो इस अपराध का शिकार हुए। अर्थदंड की व्यवस्था की जाती है जिन्होंने इस अपराध को जाने अनजाने में अंजाम दिया है। तो इस बात को सजेस्ट करता है बेंथम भी कि जिस व्यक्ति की हानि होती है उसकी हानि की भरपाई की जानी चाहिए, ताकि सही तरीके से, निष्पक्ष ढंग से, मानवीय ढंग से न्याय प्रदान किया जा सके। अपराधी को जो दंड दिया जाता है उसके पुनरावलोकन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसा भी बेंथम सजेस्ट करता है। न्यायाधीश ने एक बार किसी अपराधी को दंड दे दिया तो वो दंड अंतिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश भी एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति के रूप में उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए जब दंड कठोर हो या दंडित व्यक्ति को शिकायत हो कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो उसे इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि वो उस दंड का पुनरावलोकन करने की प्रार्थना कर सके, अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अपील से क्या होता है कि न्यायाधीशों को गलती सुधारने का मौका मिलता है और संबंधित व्यक्ति को उचित न्याय की प्राप्ति हो पाती है। यही वजह है कि जितनी निचली अदालतों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, जो दंड दिया जाता है, अमूमन हर देश में उन निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालयों में की जाती है। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में, और जिले के जो अदालतें हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट्स में की जाती है। और अंत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी अपने दंड पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति से क्षमा याचना की प्रार्थना भी करते हैं, क्षमादान की प्रार्थना भी करते हैं कि उनके दंड को माफ किया जाए, उसे कम किया जाए या पूरी तरह समाप्त किया जाए। तो इस तरह की अपील की व्यवस्था या दंड के पुनरावलोकन की व्यवस्था नितांत न्यायोचित है, ताकि कभी गलत तथ्यों के कारण, गलत साक्ष्यों के कारण या व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर अगर किसी के साथ न्यायाधीश के किसी निर्णय से अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को वास्तव में दूर किया जा सके और वास्तविक न्याय की उपलब्धि कराई जा सके। हालांकि बेंथम ये भी कहता है कि क्षमादान की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चित और निष्पक्ष दंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर किसी अपराधी को दंड मिल गया तो उसे सजा भुगतना पड़ेगा,
यदि क्षमादान की परंपरा शुरू कर दी गई तो अपराधी ये सोचेगा कि भले ही न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया हो, दंड दे दिया हो, वो राष्ट्रपति के समक्ष या कार्यपालिका के समक्ष क्षमादान की गुहार लगाकर बच जाएगा। तो इससे दंड व्यवस्था निश्चित रूप नहीं ले सकेगी और निष्पक्ष भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी फैक्टर काम करेगा कि जो ऊंचे रसूख वाले लोग होंगे, जिनका संपर्क उच्चाधिकारियों से है, वो क्षमादान की अर्जी लगाएंगे और क्षमादान प्राप्त भी कर लेंगे। ऐसी स्थिति में दंड का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। दंड व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए बेंथम इस तर्क के आधार पर क्षमादान का विरोध करता है। और लास्टली उसने सुझाव दिया कि मृत्युदंड बहुत गंभीर अपराधों के लिए ही दिया जाना चाहिए। और इस सुझाव के अनुसार ही हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में न्याय व्यवस्था में, दंड व्यवस्था में सुधार किया गया। बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर मृत्युदंड की व्यवस्था है। मृत्युदंड बहुत रेयर हो गया है, बहुत दुर्लभ हो गया है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अमानवीय समझा जाता है कि किसी के जीवन को समाप्त ही कर दिया जाए, भले ही वो व्यक्ति कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। उसे सुधरने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। ऐसा सभ्यता और मानवता का तकाजा है। इसीलिए मृत्युदंड को बहुत से देशों में समाप्त कर दिया गया है। बहुत कम देशों में ये रह गया है, और वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए वो दिया जाता है। तो इस तरह से दंड व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिए गए बेंथम के द्वारा। बेंथम एक सुधारवादी विचारक है और अपने इसी विचार के तहत उसने दंड और न्याय व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिए। दंड व्यवस्था का एक अभिन्न अंग जेल व्यवस्था है, कारावास का दंड है। लेकिन कारावास की व्यवस्था भी बेंथम की नजरों में बहुत अच्छी नहीं थी तत्कालीन ब्रिटेन में। इसलिए उसने जेल व्यवस्था में सुधार के लिए भी सुझाव दिए। बेंथम ने क्या देखा था अवलोकन के आधार पर कि ब्रिटेन की जेलों में अपराधियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें अंधेरी काल कोठरियों में बंद रखा जाता था और उन्हें जो भोजन खाने को दिया जाता था वो भी बहुत निकृष्ट कोटि का होता था, बहुत खराब होता था। दूसरी कमी क्या थी कि वहां पर जो गंभीर अपराधी होते थे और साधारण अपराधी होते थे, दोनों को एक साथ रखा जाता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि जो साधारण अपराधी के लोग, साधारण प्रवृत्ति के अपराधी होते थे, वो गंभीर अपराधियों के संपर्क में आकर उनकी संगति में वो भी गंभीर अपराधी बन जाते थे। कहते हैं जैसी संगति होती है वैसा ही आदमी बनता है। तो जब साधारण अपराधियों को गंभीर अपराधियों की संगत दी जाती थी तो स्वाभाविक रूप से वो भी गंभीर अपराध की तरफ प्रवृत्त होते थे और जेलें ना रहकर यातना गृह बन गए थे। और बेंथम इन यातना गृहों को सुधार गृह के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। वो चाहता था कि जेल में रहते हुए अपराधियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे सजा काटकर जब वो जेल से बाहर निकलें तो उपयोगी जीवन जी सकें, सम्मानजनक जीवन जी सकें। और इस सुझाव के आधार पर ही हम देखते हैं कि आजकल कैदियों के द्वारा विभिन्न हैंडीक्राफ्ट्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और हैंडीक्राफ्ट्स के सामान तैयार उनके द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें बाजार में बेचा जाता है, उनकी अर्निंग होती है। तो इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाने का पक्षधर था बेंथम भी अपराधियों को।
न कि जेल में बंद करके उन्हें यात्रा पर यातना दी जाए। बेंथम इसका समर्थक नहीं था। दूसरे, उसने जेल के ढांचे में सुधार के लिए भी सुझाव दिया। जेल का जो भवन होता है, वो भवन आदर्श रूप में कैसे निर्मित किया जा सकता है, इसके लिए एक नमूना दिया बेंथम ने, जिसको पेन ऑप्टिकन का नाम दिया। पेन ऑप्टिकन का मतलब होता है सर्वद्रष्टा, सभी कुछ देखने वाला। यानी जेल भवन की रचना इस रूप में की जाए, एक चंद्राकार भवन के रूप में की जाए, जिसके मध्य में ऊंचाई पर जेलर का कक्ष हो और जेलर वहां ऊंचाई पर बैठे बैठे चारों तरफ अपराधियों के कक्षों की निगरानी कर सके। और अगर उसे ऐसा लगे कि अपराधियों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो उसमें सुधार के आदेश निर्देश जारी कर सके। तो इस तरह से जेल के भवन में भी सुधार के सुझाव उसके द्वारा दिए गए। हालांकि उसके इस सुझाव को तो स्वीकार नहीं किया जा सका, लेकिन दंड व्यवस्था में सुधार के लिए जो सुझाव उसके द्वारा दिए गए, वो दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किए गए। और उसके इन विचारों ने यूरोप के फ्रांस, स्पेन, रूस, पुर्तगाल और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में उग्र सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। जो आधुनिक दंड व्यवस्था है, वो बेंथम के सुझावों से प्रेरित है। उसके इसी योगदान को स्वीकार करते हुए इबनस्टीन ने लिखा कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम न रहा हो। तो इस तरह से आपने देखा कि बेंथम अपने समय का कितना प्रभावी विचारक रहा है, दार्शनिक रहा है। उसके दर्शन को दार्शनिक उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। और लास्टली प्रोफेसर डनिंग ने उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए लिखा कि कई प्रबुद्ध और उत्सुक मस्तिष्कों ने उससे प्रेरणा ग्रहण की। कईयों का प्रेरणा स्रोत बना वो, जैसे डेविड रिकार्डो, जेम्स मिल, जॉन ग्रोट, जॉन ऑस्टिन और जॉन स्टुअर्ट मिल। इन सबको प्रभावित किया बेंथम ने। इन विचारकों ने आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और न्याय शास्त्र के क्षेत्र में नए मूल्यों की स्थापना करके समसामयिक बौद्धिक जीवन पर बहुत ज्यादा असर डाला। खास बात यह है कि इन सभी व्यक्तित्वों के कृतित्व का स्रोत स्पष्ट रूप से बेंथम था। बेंथम के विचारों से प्रेरित थे इनके विचार, इनका चिंतन। तो इस तरह बेंथम राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में चलने वाले नए आंदोलन की एक सशक्त लहर का प्रतीक बन गया। ये राजनीतिक चिंतन को उसका सबसे बड़ा योगदान है। तो ये था बेंथम का राजनीतिक दर्शन। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई उत्सुकता है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। जिज्ञासा शांत कर सकते हैं।